हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कुछ ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए, क्योंकि वो वक्त अब नहीं रहा जो हम इतनी धीमी रफ्तार से चलेंगे और सब कुछ ठीक ठाक होगा। वक्त के साथ तो रेस लगाना पड़ेगा बॉस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वक्त के साथ रफ्तार थोड़ी अपनी तेज कीजिए, तभी हम औरों से आगे निकल पाएंगे। अब होड़ लगी हुई है आगे निकलने का, तो तरीका भी हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो ऐसा क्या होता है कि हम बड़ी तेजी में तो सीख जाते हैं, लेकिन तुरंत उसको भूल भी जाते हैं। लेकिन जो गणित के जो बेसिक पकड़ के आप एक बार सीखेंगे ना, उसे भूल नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा से मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपको वो बेसिक चीज़ बताऊं कि जो आप वर्षों तक याद रख पाएं और कभी भी आपको जब जरूरत पड़े तो उससे निराशा हाथ न लगे। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारा इंट्रो है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि लाभ हानि का। तो हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जान लेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में एकदम क्लियर जान लेना ही बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात निकल के आती है लाभ। लाभ क्या है? देख रहे हैं ये क्या है? एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेचा जाता है। तो जो हमारा लाभ है, यानी कि 500 रुपये में वस्तु को खरीद के और 800 में बेचा जा रहा है ना। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है? 300 का। एक तो हम इससे समझे कि 500 रुपया की खरीदी हुई वस्तु 800 रुपये में बेची जा रही है, तो हमें 300 रुपये का लाभ हो रहा है। और एक जो कहता है कि लाभ बराबर क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक इससे हम सीखते हैं। तो इससे जो हम गणित को जानते हैं वो सीखना कहलाता है, और इसके थ्रू से जो हम जानते हैं वो समझना कहलाता है। तो सीखने और समझने में दोनों में काफ़ी अंतर है। हमें सीखने के साथ साथ समझना भी है ना। तो अब देखिए, लाभ को तो अच्छी तरह से पहचान गए कि खरीद मूल्य से ज़्यादा यदि विक्रय मूल्य हो तभी लाभ होगा। तो हम क्या निष्कर्ष निकाले कि ये जो हमारा बिक्री का जो मूल्य होता है वो बड़ा होना चाहिए किससे? क्रय मूल्य से, तभी तो लाभ होगा। और अगर यहीं पे मैं कर देता है यहाँ 800 रुपये में खरीद कर और उसे 500, यानी कि हम कुछ भी मतलब समझाने के लिए यहाँ कुछ भी दिया जा सकता है। तो अब यहाँ देखिए ना, 800 रुपये में खरीद के 500 रुपये में क्या कर दे रहा है? बेच दे रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ भी 800 रुपये में खरीद दे रहा है और 500 रुपये में बेच दे रहा है। यहाँ भी देखिए डिफरेंस उतना ही का है, 300 का है, लेकिन यहाँ पे हानि हो रही है। क्यों? समझ में आया क्यों? ये जो है, अब यहाँ क्रय मूल्य की जो राशि है वो बड़ी है किससे? विक्रय मूल्य की राशि से। तो हम दो बात यहाँ से सीखे कि लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, और हानि में क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। अब बात आती है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्या है ना। तो प्रतिशत लाभ क्या है इसे देखते हैं। प्रतिशत लाभ यानी कि ये और ये हानि, दोनों को साथ में समझते हैं। हानि यानी कि इन दोनों की जो हम गणना करते हैं क्रय मूल्य पर करते हैं। कैसे देखेंगे? 10% लाभ, और यहाँ लिख दे रहा हूँ 10% हानि। इसका मतलब क्या हुआ? 1/10। ये हम इसको जो है आधार के रूप में जो है क्रय मूल्य मानेंगे। इसमें भी तो 1/10 होगा, है कि नहीं गुरु? तो इसको भी हम क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। और ये जो हमारा होगा हानि, जो कहता है परसेंटेज में वही होता है। जैसे हानि है तो ये इकाई जो है हानि हो गई, और यहाँ जो लाभ कह रहा है तो यहाँ लाभ हो गया। यहाँ हम विक्रय मूल्य क्या निकाल सकते हैं? देखिए तो 10 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जा रहा है? 11 रुपया। और यहाँ विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए तो 10 रुपये के क्रय मूल्य पे 1 रुपया की हानि हो रही है, यानी कि उस वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है? यानी कि 9 रुपये में। तो ये हमारा यहाँ विक्रय मूल्य हो गया। अब इन दोनों को देखिए और सोचिए, है ना। यहाँ देखिए मात्र 10% लाभ था तो विक्रय मूल्य आया 11 रुपये, और यहाँ 10% हानि था तो विक्रय मूल्य आया 9 रुपये। क्यों? बात समझ में आई?
देखिए जब क्रय मूल्य, क्योंकि गणना, यहाँ गणना की बात चल रही है, तो जब क्रय मूल्य 10 है, इस पे 1 की हानि हो रही है, इसका मतलब जितना मिलना चाहिए था उससे भी 1 रुपये कम मिल रहा है बेचने पर, तभी तो 10 से 1 कम मिल रहा है 9 रुपया, वही तो विक्रय मूल्य है। यहाँ देखिए 10 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपया में एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो बेच रहे हैं 11 रुपये में। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, तो इसीलिए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। तो देखिए यहाँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप ऐसा करते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और इनके जितने फॉर्मूले होते हैं उसके द्वारा पढ़ाते। तो ये देखिए कि हमारा काम है आपके टेंशन को कम करना, है ना, उसको हाई करना नहीं। इसीलिए मेरा प्रयास अभी भी जारी है कि आपने परसेंटेज जिस तरीके से पढ़ा, भिन्न को बदल करके, इसमें भी हम इसके सारे टाइप को, बेसिक, मीडियम और एडवांस, तीनों टाइप के अलग अलग प्रश्नों को हम परसेंटेज को भिन्न में बदल के और तुरंत इसका सफाया करेंगे। उसमें भी कुछ जो नई चीज़ें निकल के आएंगी उससे मैं आपका परिचय करवा दूंगा। अब यहाँ एक और बात आ रही है, देखिए एक आता है इसमें अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और एक आता है बट्टा, है ना। तो अंकित मूल्य और बट्टा दोनों में रिलेशन क्या है? अंकित मूल्य जानते हैं किसको कहते हैं? आइए बता रहा हूं। देखिए किसी भी वस्तु की कीमत उसमें एक लेवल के द्वारा, है ना, उस पर चिपका दिया जाता है, उसका रेट बढ़ा करके। तो अगर 100 रुपया के वस्तु का कीमत अगर हम लेवल लगा के उसको 120 रुपया बना दें और उस पर 10% हम क्या कर दें, छूट दे दें, तो वस्तु को हम बेचेंगे कितना में? देखिए तो इसका 10% 12 हो गया, 120 में से 12 को घटाएंगे कितना, 108 रुपया में बेचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य उसका ये आ गया। अगर हम उस वस्तु पे अगर ले रहे हो 5%, पहले देख लीजिए कि 105 रुपये में बेच के और जितना मुनाफा कमा रहे हो, अगर ये तरीका अप्लाई करें कि उस वस्तु का रेट बढ़ा के 10% छूट भी दे दे, तो यहाँ देख रहे हैं फिर भी इससे कितना, 3 रुपया अधिक कमा रहे हैं। तो ये आपने सोचा कभी कि दुकानदार अगर अंकित मूल्य के बजाय क्रय मूल्य पर बट्टा दे दे तब क्या होगा? अब यहीं पे वो बट्टा दे देता 10%, तो इसका मतलब क्या होता, यानी कि उस वस्तु को 90 रुपये में बेचता। ये बताइए क्रय मूल्य कितना है? यहाँ क्रय मूल्य उसका 100 रुपया है, अब बेचेगा कितने में, 90 रुपया में। तो ये बताइए उसको नुकसान होगा या फायदा? जानबूझ के नुकसान वो थोड़ी ना करेगा। इसीलिए बट्टा जो है क्रय मूल्य की राशि पे नहीं दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य देखे ना कैसे झोल किया जाता है, कैसे हम उसका रेट बढ़ा देते हैं, रेट बढ़ाने के बाद उस पर हम कुछ छूट दे देते हैं और पहले के मुकाबले में भी ज़्यादा हम कमा लेते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। तो जब भी बट्टा का गणना अगर किया जाएगा, किस पे किया जाएगा, अंकित मूल्य पे। अगर बट्टा 5% है बट्टा, तो इसका मतलब 20 हुआ, यानी कि ये हमारा हो जाएगा क्या, अंकित मूल्य, है ना। ये हो गया बट्टे की राशि, समझ आई ना। जो प्रतिशत में कहता है कि 5% बट्टा का मतलब 1/20, और 20 हो गया अंकित मूल्य, 1 हो गया बट्टे में राशि। कि 20 रुपया अंकित मूल्य है तो उस पर 1 रुपया छूट मिल रहा है हमारा। अब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि की गणना क्रय मूल्य पे की जाती है और बट्टे की गणना अंकित मूल्य पे की जाती है। इसमें और 2 फैक्ट है, उसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। चलिए उसको देखते हैं। एक होता है वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ, और एक होता है वास्तविक हानि। ये क्या है दोनों? ये दोनों वो फैक्ट्स हैं कि इनके बारे में भी जानना जरूरी है। कितना गहराई है इन दोनों में, इसको ये देखते हैं। पहले अगर प्रतिशत लाभ हमें निकालना था, अगर 10% दे रहा हो, तो हम इसका मतलब यही ना समझते थे 1/10। तो इसको हमने क्या कहा, क्रय मूल्य है, और ये हमारा लाभ है। तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य क्या निकाल लेते थे, देखिए तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेते थे 11 रुपये।
तो जो लाभ की गणना होती है एक्चुअल, वो किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। यानी कि हम इसको वास्तविक लाभ कहेंगे, जो क्रय मूल्य पर जिसकी गणना की जाती है। वैसे ही हानि के साथ भी था। अगर 10% हानि होता तो यहाँ हम क्या लिखते? अगर प्रतिशत हानि निकालना होता तो हम यही ना कहते कि ये हानि है और ये हमारा क्रय मूल्य है, या विक्रय मूल्य यहाँ क्या हो जाएगा? 9 रुपये। तो पहले ये था एक्चुअल के साथ, तो वहीं कह रहा है कि वास्तविक लाभ और वास्तविक हानि निकालने के लिए, यानी कि इसका मतलब है कि उसकी गणना क्रय मूल्य पे नहीं हुई होगी, है? देखिए एक प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि हमारा अभी बेसिक क्लास शुरू नहीं हुआ है, ये इंट्रो है। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि इंट्रो दमदार हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके माध्यम से तो जान जाएंगे। यहाँ कह रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत पता है। अभी मैंने बताया कि वास्तविक हानि और वास्तविक लाभ की गणना किस पे किया जाता है? क्रय मूल्य पे। यहाँ देखिए ना, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर थोड़े ना बेचा जाता है ना? लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य पे दे दिया है। भाई मैंने पहले ही बताया था, यानी कि प्रतिशत जब मैं पढ़ा रहा था उसमें कि प्रश्न की कोई गारंटी नहीं है। हम चारों तरफ से चलेंगे कि हमें सब कुछ आने चाहिए, है ना? जहाँ कहीं थोड़ा बहुत याद करने से मिल जाए उसको भी ले लेना है, और जहाँ कहीं थोड़ा बहुत सूत्र लगा के भी मिल जाए वहाँ से भी नहीं छोड़ना है। तो सूत्र की इम्पोर्टेंस जहाँ लगेगा वहाँ मैं बता दूंगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, यहाँ समझ लेंगे। अब विक्रय मूल्य पर, यानी कि ये जो है 25%, तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। यहाँ समझे ना, प्रतिशत जैसे हटाऊंगा 25 बटा क्या हो जाएगा? 100। तो 25 से 4 मर्त में कट गया, यहाँ ऊपर कुछ नहीं रहता है तो 1 के रूप में रहता है, 1/4 इसी को लिखा। अब इसको हम मानेंगे क्या? ये तो प्रश्न में एकदम शोरगुल करके कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचा जा रहा है। ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ और ये क्या हुआ? हानि हुआ। अगर देखिए अब कहेंगे कि लाभ पर भी एक बता देना चाहिए था। अगर ये लाभ होता तब भी तो ये विक्रय मूल्य होता और ये हानि की जगह क्या होता? लाभ होता। अब हम यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए तो विक्रय मूल्य बेचा है 4 रुपये में, फिर भी 1 रुपया हानि है, यानी कि उस वस्तु की कीमत कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए थी, यही तो है। तब जब इसका वास्तविक हानि अगर हम निकालेंगे तो हानि कितनी की हो रही है? 1 की। अब क्रय मूल्य नीचे रखेंगे और जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो यही ना करेंगे, हमें यही करना है, यानी कि 5 से 20, यानी कि हम बता देंगे कि भाई 20% उसकी एक्चुअल हानि है कि नहीं? 20%, यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ कम था इसलिए परसेंटेज हानि की यहाँ बढ़ गई। अगर विक्रय मूल्य से ज़्यादा क्रय मूल्य है इसलिए इसकी परसेंटेज यहाँ पे पहले की अपेक्षा घट गई। तो एक्चुअल हानि ये है जिसकी गणना ये 5 देख रहे हैं ना, ये 5 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पे की गई है। तो हम ऐसा समझेंगे कि वास्तविक हानि और वास्तविक लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। बाकी प्रश्न में जो भी दे रखे हमें उलझना नहीं है। तो चलिए हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बेसिक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग एकदम फ्री माइंड रहिए, मस्त रहिए और बहुत कुछ सोचते रहिए, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।